वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी लगता है, हालांकि है बिल्कुल भी नहीं। आपके 10th के सिलेबस में इसको थोड़ा ब्रीफली ही डिस्कस किया गया है, बट इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टॉपिक का नाम है मियोसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है, जहां पर आपको 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स को फेस करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को थरो डिस्कशन मिलेगा, डिटेल डिस्कशन मिलेगा, हर टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक टॉपिक को लेकर जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, एक टॉपिक को लेकर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप एक लेक्चर, एक पूरा लेसन पढ़ना चाहते हैं, जो लेसन आपको नहीं समझ आ रहा, थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप एक लेसन के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। या आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, 10th का, 12th का, सीईटी का जो बायोलॉजी होता है उसका अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मियोसिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले जानते हैं कि मियोसिस एग्जैक्टली क्या है। मियोसिस, व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो मियोसिस कहाँ होता है? हमने इसके पहले माइटोसिस को डिस्कस किया है, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस कुछ खास टाइप के सेल्स में होता है। वो सेल्स कौन से हैं? वो सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। वी ऑलरेडी नो, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके थे कि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। का मतलब दे इट ऑकर्स इन स्पर्म एंड oocyte। ओके, स्पर्म और oocyte मियोसिस की प्रोसेस से ही बनते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स में वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस इन टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। एक डिप्लॉयड सेल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डिप्लॉयड सेल है जिसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डिप्लॉयड सेल में फर्स्ट, एंड देन ये दो डिप्लॉयड सेल अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स को। सारी कहानी मियोसिस की इसी एक डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगी। यहां हो क्या रहा है? पहले एक सेल है, 2n कंडीशन में है, उसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर ये डिवाइड करेगा। ओके, दो क्रोमोसोम्स के सेट डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जो पहला सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आगे चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 डिप्लॉयड सेल्स नहीं बल्कि 4 हैप्लॉइड सेल्स जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने 2n कंडीशन से सिंगल n कंडीशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है सेल को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। बिकॉज माइटोसिस में क्या होता है, 2n का 2n ही रहता है। पेरेंट और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में पेरेंट के पास तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, लेकिन डॉटर सेल के पास में केवल एक एक सेट ही क्रोमोसोम का रहने वाला है, ईच कैरिंग हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस के पास में नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 46 टोटल क्रोमोसोम्स है, तो ह्यूमंस के स्पर्म में या oocyte में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे हैप्लॉइड होने के बाद? ऑब्वियसली 46 का हाफ हो जाएगा, इट विल बी 23, जिसके बारे में हम लास्ट ईयर डिस्कस कर चुके हैं। 2n becomes 1n chromosome. Okay, chromosome number is reduced to half. This is a very contrasting factor between meiosis and mitosis. Two divisions. दूसरे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग बता देते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि 2n का 1 सिंगल n ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा की डिफरेंस क्या है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? सेकंड की डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज कि माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होगा, जबकि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होगा। मियोसिस में डिवीजन 2 बार होता है, 2 टाइम्स द डिवीजन ऑकर्स 2 टाइम्स सीक्वेंशियली। एंड देन 4 डॉटर सेल्स, वी गेट 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस। हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, जबकि माइटोसिस के एंड में हमें केवल 2 ही डॉटर सेल्स मिलते हैं। चलिए, देन व्हाई डज मियोसिस मैटर? इतना क्यों इंपॉर्टेंट है मियोसिस? हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि भले ही आपके 10th के सिलेबस में इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए समझ लीजिए इस बात को। मियोसिस इज कॉर्नरस्टोन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब जिन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल होंगे, जिन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पर्म और oocyte होगा, उन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनली मियोसिस पाया जाएगा। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के बिना पॉसिबल नहीं है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट मियोसिस। विदाउट मियोसिस क्रोमोसोम नंबर वुड डबल एवरी सिंगल जनरेशन। ये बड़ी मजेदार बात है कि अगर मियोसिस नहीं होता, मान के चलिए अगर मियोसिस नहीं हो रहा है,
मियोसिस नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के पास है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर आ गया। ओके, अब यही से स्पर्म बन गया, यही से oocyte बन गया। स्पर्म के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, oocyte के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज करेंगे, यस, जब इनका फ्यूजन होगा तो हमारे पास में जो रिजल्टिंग सेल प्रेजेंट होगा, जाइगोट प्रेजेंट होगा, जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट के पास में 4n कंडीशन हो जाएगी। और ये 4n कंडीशन आगे चलते चलते एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। फिर वो ऑर्गेनिज्म जब खुद रिप्रोड्यूस करेगा, उसके पास ऑलरेडी 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब उसके स्पर्म में भी 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, उसके oocyte में भी 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। और जब इससे जाइगोट बनेगा अगली जनरेशन में, तो उसके पास 8n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 8 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यानी हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल होता चला जाएगा। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे तरीके से आपको इस बात की ये बात पता है कि अगर एक क्रोमोसोम भी कहीं एक्स्ट्रा हो जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और एक क्रोमोसोम अगर कहीं कम हो जाए तब भी कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, आप नाम लेते जाइए, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोम नंबर के कम या ज्यादा होने के कारण होते हैं। ओके, जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा होने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सोचिए अगर हर जनरेशन के साथ क्रोमोसोम नंबर डबल होता चला जाए तो क्या होगा। ओके, सो विदाउट मियोसिस क्रोमोसोम नंबर्स वुड डबल एवरी सिंगल जनरेशन। इसलिए हमको मियोसिस चाहिए ताकि हर बार जब रिप्रोडक्शन की बारी आए तो हम क्रोमोसोम को पहले हाफ कर दे। जब स्पर्म में जाएगा क्रोमोसोम तो हाफ होके जाएगा, उस साइड में जाएगा तो हाफ होके जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे, एट दैट टाइम 2n नंबर वापस से रिस्टोर हो जाएगा और एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एक ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। और वो ऑर्गेनिज्म भी जब आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके भी स्पर्म और oocyte बनते समय उसमें भी हाफ कर दिया जाएगा क्रोमोसोम का नंबर। इसीलिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट मियोसिस पॉसिबल नहीं है, मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता चला गया कि डबल 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 हर जनरेशन के साथ में हो जाए तो इट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। गैमेट फॉर्मेशन, प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, एग्स, इसी से प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस से। क्रोमोसोम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लीजिए। मेंटेन्स अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन, इसके बारे में हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है कि हम रिप्रोडक्शन से पहले ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देते हैं, जिसके कारण अगली जनरेशन में जब फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है तो उसके पास 2n नंबर ही क्रोमोसोम के आते हैं, 4n 8n नहीं आते। जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मियोसिस का, जो यहां इस पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, याद रखिए इस तरफ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन भी किसके कारण आती है, मियोसिस के कारण ही आती है। कैसे? मियोसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है, मियोसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर की। ओके, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स अपना थोड़ा थोड़ा डीएनए, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर रखा है, दूसरा क्रोमोसोम इधर लगा हुआ है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में थोड़ा थोड़ा डीएनए एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की लाइन है, दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम की लाइन है, दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम डीएनए एक्सचेंज कर लेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब ये डीएनए एक्सचेंज होगा तो जो रिजल्टिंग क्रोमोसोम्स रहेंगे, जो ये डीएनए एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपने पेरेंटल क्रोमोसोम की तरह नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने रैंडमली ये सारा डीएनए एक्सचेंज किया है। इस तरीके से एक टोटली यूनिक क्रोमोसोम का एक मेकअप आपके पास में आ जाएगा, जो आपके पिछली जनरेशन के पास में नहीं था। ओके, सो जेनेटिक वेरिएशन इस तरीके से आती है, जीन्स में वेरिएशन और नए नए कैरेक्टर्स इस तरीके से डेवलप होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मियोसिस 1 रिप्रोडक्टिव रिडक्शनल डिवीजन, इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। अभी तक आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम शुरू करते हैं 2n नंबर से और हमको हासिल होते हैं ओनली 1n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हुआ या डबल हुआ या कांस्टेंट है? ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस 1 इज वेयर द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जो मियोसिस है वो डबल डिवीजन में होता है। मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, माइटोसिस में एक ही बार होता है, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। अब जो मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, उसमें पहला डिवीजन जब होगा मियोसिस का, एक सेल से 2 सेल बनने वाला पहला डिवीजन जब होगा,
उसी समय नंबर जो है क्रोमोसोम के हाफ कर दिए जाएंगे। 2n का n बिल्कुल पहली ही डिवीजन में हो जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि क्या जो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर का वो सेकेंड डिवीजन में होगा। नहीं, सेकेंड डिवीजन में नहीं होगा, बिल्कुल पहले ही डिवीजन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मियोसिस में हो जाती है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहली डिवीजन में हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक क्या है? रिडक्शन होना क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना फ्रॉम डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड। दिस इज द डिफाइनिंग इवेंट ऑफ मियोसिस। डिफाइनिंग इवेंट, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट होता है जो मियोसिस में है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। और ये बिल्कुल पहली ही डिवीजन में हो जाएगा, याद रखिए। सो दी सीक्वेंस गोज लाइक दिस। सिनेप्सिस होगा पहले, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। ये हालांकि इटसेल्फ डिटेल्स है कि सिनेप्सिस कैसे होगा, धीरे धीरे करके क्या प्रोसेस होगी एग्जैक्टली, कैसे एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर, ये डिटेल्स आपको 10th लेवल पे नहीं है। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज डिटेल्स राइट हियर राइट नाउ। तो सिनेप्सिस होगा पहले, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, होमोलॉगस सेपरेट होंगे, होमोलॉग क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और 2 हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास में जनरेट हो जाएंगे। यहां पर आपकी पहली डिवीजन कंप्लीट हो गई। ओके, पहली डिवीजन कंप्लीट हो गई। की पॉइंट यहां से क्या लेकर जाना है आपको कि दैट रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग मियोसिस 1, नॉट ड्यूरिंग मियोसिस 2। कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि भाई पहली डिवीजन में अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ है तो सेकंड डिवीजन में भी हाफ होगा, कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2n से हाफ होके 1n बना है। अब 1n से हाफ होके अगर हाफ n बन जाए तो फिर क्रोमोसोम्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट जनरेशन में अगेन एक ऐसा बेबी जनरेट होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा जो एक n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट के साथ में पैदा हुआ है। एंड वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट दिस, दैट द क्रोमोसोम नंबर शुड बी लाइक एग्जैक्टली द सेम एज इन द पेरेंटल जनरेशन। जैसे पेरेंटल जनरेशन में 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वैसे ही हमको अगली जनरेशन में भी चाहिए। सो ध्यान में रखिए कि मियोसिस 1 में एक ही बार रिडक्शन होगा, मियोसिस 2 में कोई रिडक्शन नहीं होगा। स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये चारों वही स्टेप्स है जो हमने माइटोसिस में पढ़े हैं, सेम स्टेप्स है। ओके, इनके नाम के आगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ऐसा क्यों कहा गया है? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये मियोसिस 1 की प्रोसेस है। ओके, मियोसिस 1 की प्रोसेस है। तो अगर मियोसिस 2 में भी ये सारी प्रोसेसेस आ जाए तो उनके आगे क्या लगना चाहिए? उनके आगे लगना चाहिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ओके, सो इट्स सिंपल। प्रोफेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर होता है। प्रोफेज 1 क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, हम जानते हैं प्रोफेज में क्या होता है। ऑब्वियसली क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, धीरे धीरे करके जो है वो आपके क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डीएनए कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, सिनेप्सिस, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं, सेम नंबरिंग वाले क्रोमोसोम होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। डीएनए एक्सचेंज जिसके बारे में हमने बात की थी उसे क्रॉसिंग ओवर कहा गया है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। और अब जब ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अब आइडेंटिकल नहीं रह जाते और यही जनरेट होती है वैरायटी। एग्जैक्टली यहां पर जनरेट होती है एक ऐसी वेरिएशन जो हमें अलग 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 समय पर देखने को मिलती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। आपका अगर कोई सगा भाई है या आपकी कोई सगी बहन है, आपके पेरेंट्स सेम है, लेकिन फिर भी आप दोनों एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं दिखते। अगर कोई ये कह दे कि भाई आपका भाई या बहन आपसे 2 साल छोटा है, 3 साल छोटा है, तो क्या 2 साल 3 साल पहले आप भी बिल्कुल उसकी तरह दिखते थे? नहीं, भले ही आप एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वैरायटी है। ये वैरायटी कहां से जनरेट हुई, अब आपके समझ आया? ये वैरायटी यही जनरेट होती है मियोसिस 1 में, जब स्पर्म बन रहा होता है, जब ओसाइट बन रहा होता है, उसी समय यहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण डीएनए का थोड़ा पार्ट रैंडमली एक्सचेंज हो जाता है और इसी एक्सचेंज के बाद एक ऐसा क्रोमोसोम जनरेट होता है जो बिल्कुल अपने सिस्टर क्रोमोसोम से आइडेंटिकल नहीं रहता। ओके, देन आता है मेटाफेज 1। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन along the cell equator attached to spindle fiber। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे माइटोसिस में था। फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या है कि अब हमारे क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल नहीं रह गए, उनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। ओके, अब ये क्या करेंगे, सेल के बीच में अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटाफेज में हुए थे। सेल के बीच में अलाइन हो गए, उनको स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, स्पिंडल फाइबर समय आने पर उनको खींचेगा। जब वो खींचे जाएंगे उस फेज को हम कहते हैं एनाफेज।
ऑपोजिट पोल्स पर वो दोनों भी जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स पर खींच लिए जाएंगे। इस फेज को कहा जाता है एनाफेज। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज, जिसमें दो आइडेंटिकल, इस बार आइडेंटिकल नहीं होंगे, हालांकि माइटोसिस में आइडेंटिकल थे, इस बार दो न्यूक्लियस बनेंगे और दोनों न्यूक्लियस के अंदर सेपरेट सेपरेट क्रोमोसोम्स जा चुके हैं और दोनों न्यूक्लियस एक सेल के अंदर है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, विनो सेल्स डिवाइड होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाता है, दो हैप्लॉइड सेल्स अब बन चुके हैं, ईच विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों के पास में अपने अपने क्रोमोसोम्स पहुंच चुके हैं। लेकिन याद रखिए, अब ये क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल है क्या? नहीं, अब ये क्रोमोसोम आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि हमने मियोसिस 1 की पहले ही स्टेप में, प्रोफेज में ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है। तो अब कोई भी क्रोमोसोम एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। चलिए अब आते हैं मियोसिस 2 पर, जो इक्वेशनल डिवीजन है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है। इक्वेशनल, इक्वेशनल मतलब बराबर, जितना यहाँ पे दो सेल पेरेंट सेल आएंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके, या सॉरी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके, उतना ही क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स के अंदर जाएगा। मतलब हमारे पास अब दो सेल है मियोसिस 1 के बाद में, अब ये दो सेल फर्दर डिवाइड करेंगे, अब ये बन जाएंगे 4 सेल। इन दो सेल्स के पास में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, अब जो अगले जनरेशन में डिवाइड होकर 4 सेल बनेंगे, चारों के पास में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ओके, मियोसिस 2 क्लोजली रिजेंबल्स माइटोसिस। बता दिया है पहले कि मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही लगता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स beforehand. The two haploid cells form from meiosis 1 divide again, separating sister chromatids to produce 4 genetically distinct haploid cells. मियोसिस 1 में जो हमको दो सेल मिले थे, मियोसिस 1 में वो दो सेल अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइड करने के बाद वो 4 सेल बन जाएंगे। ऑब्वियसली एक सेल डिवाइड करके 2 बनेगा, तो 2 सेल डिवाइड करके 4 बनेंगे, और ये चारों सेल्स के अंदर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेंट है। ओके, तो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे हमको 4 मिलने वाले हैं। प्रोसेस क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, जो ऑलरेडी डीएनए बना हुआ है वही सेपरेट होगा। आउटपुट क्या मिल रहा है हमको? 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल, क्योंकि पहले ही मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो अब कोई भी क्रोमोसोम आइडेंटिकल नहीं बचा है। तो अब जो भी सेल आगे बनेगा उससे भी कोई सेल आइडेंटिकल या कोई क्रोमोसोम आइडेंटिकल नहीं बन सकता। दैट इज द सोल रीजन कि हमें जब 4 लास्ट में सेल्स मिलते हैं मियोसिस के, वो चारों के चारों सेल्स कैसे होते हैं? जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। हर स्पर्म दूसरे स्पर्म से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मियोसिस 2 की स्टेजेस देख लीजिए, प्रोफेज 1, मेटाफेज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। जैसे आपको पहले भी समझाया था कि अगर मियोसिस 1 को हमें डिवाइड करना है प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में, तो हम उसके नाम के आगे 1 1 1 लगा देंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। क्यों? क्योंकि ये सभी मियोसिस 1 के पार्ट है। अब जब मियोसिस 2 हो रहा है, मियोसिस की दूसरी डिवीजन का समय है, अब जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा उसके आगे हम ऑब्वियसली 2 लगाएंगे, क्योंकि हमको बताना है कि ये कौन सी डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है। तो मियोसिस 2 जब होगा तो उसके हर प्रोसेस के आगे हम 2 लिखेंगे, ताकि हमको क्लैरिटी के साथ पता चल जाए, एग्जामिनर को क्लैरिटी के साथ पता चल जाए, पेपर चेक करने वाले को एग्जैक्टली पता चल जाए कि हम किस डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। हम मियोसिस 1 की डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि मियोसिस 2 की डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोफेज कौन सा है? ये प्रोफेज मियोसिस 1 का है या प्रोफेज मियोसिस 2 का है? ओके, तो सिंपल, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अगेन, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो माइटोसिस में होती है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन होता है, जो डीएनए है जो सेपरेटेड है, थ्रेड लाइक है, अब वो क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज में एज यू कैन क्लियरली सी ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर, स्पिंडल फाइबर नजर आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अब उनको खींचना शुरू करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पर जाने लगती है। इस फेज को हम कहते हैं एनाफेज। लास्ट में एज यू कैन क्लियरली सी हियर वी आर गेटिंग 4 सेल्स। ओके, 4 सेल्स, 2 सेल डिवाइड किए हैं और हमको 4 सेल मिल गए हैं। इसको कहा जाएगा मियोसिस 2। नाउ मियोसिस 2 हैज बीन कंप्लीटेड। की डिफरेंस क्या है मियोसिस 1 से इसमें, मियोसिस 2 में? कि मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड ये दो डिफरेंट चीजें हैं, जिनके बारे में एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। इतना कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर सिंपल टॉपिक्स। दीज रिजल्ट्स इन 4 सेल्स, आगे चल के इनसे 4 सेल्स बन जाते हैं, ईच विद अ यूनिक कॉम्बिनेशन। हर सेल एक दूसरे से थोड़ा 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 अलग होता है। याद कीजिए, हमने एक सेल से शुरू किया था, एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बने।
फिर ये 2 सेल मियोसिस 2 में गए और मियोसिस 2 में इन 2 सेल से हमें 4 सेल मिले और इनमें से कोई भी एक सेल दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। कितनी मजेदार बात है, कोई एक सेल दूसरे से आइडेंटिकल है ना, एक दूसरे से आइडेंटिकल है ना ही अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल है। ओके, ऑफ जीन्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज 1, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहले मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या करवा दिया था, क्रॉसिंग ओवर करवा दिया था, जहां पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। ओके, ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, अ की एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि हर स्पर्म दूसरे स्पर्म से अलग होता है, हर ओसाइट दूसरे ओसाइट से थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ओके, अब यहां पर आपको एक माइटोसिस और मियोसिस के बीच में कंपैरिजन दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस लिखने के लिए आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है, माइटोसिस और मियोसिस के बीच के डिफरेंस लिखने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। माइटोसिस में 1 डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं। माइटोसिस से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस में डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जैसे पेरेंट सेल डिप्लॉयड है वैसे ही डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होगा, लेकिन मियोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है और डॉटर सेल हैप्लॉयड होता है। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल सेल बनेंगे, जैसे पेरेंट सेल है वैसे डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के कारण कोई भी आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इन माइटोसिस बट सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट इन मियोसिस। फंक्शन क्या है माइटोसिस का, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ग्रोथ एंड रिपेयर। ऑन द अदर हैंड साइड फंक्शन गैमेट फॉर्मेशन का है, मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन का मतलब स्पर्म और ओसाइट को बनाना। आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ आया होगा। एक क्विक समरी यहां पर देखते हैं। ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, मियोसिस इज एक्सक्लूसिव टू सेल्स दैट विल बिकम गैमेट्स। मियोसिस केवल केवल उन्हीं सेल्स में होता है जहां पे गैमेट्स बनने वाले हैं। गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओसाइट, जहां पे स्पर्म बनने वाले हैं वहां पर होगा मियोसिस, जहां पे ओसाइट बनने वाला है वहां पर होगा मियोसिस। ओके, 2 सक्सेसिव डिवीजन, ये कुछ की पॉइंट्स है। ओके, इन की पॉइंट्स की हेल्प से आप पूरा एक आंसर लिख सकते हैं एलैबोरेट करके। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन रहेगा, जहां पे हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। वही दूसरे डिवीजन में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे 4 सेल्स में चले जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर हाफ, मियोसिस में हम लोग स्टार्ट करते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से और हमको मिलते हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके, 4 यूनिक हैप्लॉइड सेल्स हमको मिलते हैं जो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल नहीं है और अपने पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल नहीं है। एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट मियोसिस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आज के डिस्कशन में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो अब भी कमेंट में जाइए, वो कमेंट में जाके उस क्वेश्चन को लिखिए। अगर आपको नंबर पे सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है, तो इनिशियली जो नंबर दिया गया था उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अपना कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं भी आप आके रुक जा रहे हैं बायोलॉजी में, तो आप एक टॉपिक के लिए, एक लेसन के लिए या पूरे सिलेबस के लिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन आवर ऑनलाइन क्लास, जहां पे आपको थरो डिस्कशन मिलेगा, नोट्स मिलेगी प्रिपेयर्ड, और आपको तैयार करवाया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के बायोलॉजी पेपर लिखने के लिए। थैंक यू।